हेलो बच्चों, आपको प्रकृति मैम की तरफ से प्यार भरा नमस्कार और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके ही चैनल में। और आज इस क्लास में पढ़ेंगे हम वर्णमाला। वर्णमाला के अंतर्गत जो भी आता है वो सभी जानकारियां हम प्राप्त करेंगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं वर्णमाला। ठीक है, तो वर्णमाला के लिए हम आगे बढ़ेंगे। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, ये हमें जानना है। तो प्यारे बच्चों, वर्णमाला के हमने जो बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं चीजें तो वही हैं, बस हमें इन्हें समझना है। इसके अंतर्गत आता है कि सभी वर्णों या अक्षरों को, क्या है, सभी वर्णों या अक्षरों को मिलाकर वर्णमाला बनती है। ठीक है, क्या है, सभी वर्णों या अक्षरों को मिलाकर वर्णमाला बनती है। और वर्णमाला के व्यवस्थित समूह को, वर्णमाला के व्यवस्थित समूह में रखने से, यानी वर्णमाला को व्यवस्थित समूह में रखने को, ठीक है, वर्णमाला वर्णों को व्यवस्थित समूह में रखने को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, जैसे कह सकते हैं हम कि आ से लेकर ज्ञा तक, आ से लेके ज्ञा तक जो वर्ण सभी हम आ ई, तो ये पूरा जो हम बोलेंगे ना, क्रम से जो बोलेंगे वही हमारी क्या कहलाएगी, वर्णमाला कहलाएगी। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, हिंदी व्याकरण में जो हमारी हिंदी व्याकरण है उसके अंतर्गत बताया गया है कि हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, दो भागों में बांटा गया है। अब कौन कौन से हैं वो, तो एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं कि हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। अब स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं, व्यंजन के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं, तो ये अब आगे हम देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, देखते हैं। तो हम बात करेंगे वर्णमाला जो है हमारी, हमने कहा कि वर्णों का व्यवस्थित समूह होना चाहिए। वर्णों का व्यवस्थित समूह का मतलब होता है, हमने आपको बताया कि आ से ज्ञा तक जो हम क्रम से ही पढ़ते चले जाते हैं वही हमारा व्यवस्थित क्रम होता है। ठीक, लेकिन अब बात आती है वर्ण की। वर्णमाला जो बनी है वो वर्णों से मिलकर बनी है। वर्णमाला किससे बनी है, वर्णों से मिलकर बनी है। तो वर्ण होते क्या हैं ये देखना है। तो प्यारे बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, ध्वनि। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो क्या है, ध्वनि है, और ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वह वर्ण जिनके टुकड़े ना हो सकें वो वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ण, हिंदी में उच्चारण के आधार पे 44 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं, उच्चारण के आधार पर। ठीक है, उच्चारण के आधार पर 44 वर्ण होते हैं, जिनके अंतर्गत स्वरों की संख्या, जिनके अंतर्गत क्या है, स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। ठीक है, इस प्रकार ये टोटल कितने हो जाते हैं, 44 वर्ण हो जाते हैं। ठीक, लेकिन आगे जब बात करेंगे लेखनी के आधार पे, तो क्वेश्चन आपके इस तरह आ जाते हैं कि लेखन के आधार पर, ठीक है, ये आधार है, लेखन के आधार पे कुल वर्ण अगर पूछे जाएं तो 52 होते हैं। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, स्वर। तो अभी हमने बात की थी कि स्वर और व्यंजन में हमारी वर्णमाला स्वर और व्यंजन दो पार्टों में बटी हुई है। तो स्वर के अंतर्गत पढ़ेंगे कि स्वर कहते किसे हैं। ठीक है, वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, या फिर हम कह सकते हैं कि जो वर्ण स्वतंत्र
जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो क्या कहलाएंगे? स्वर कहलाएंगे। ठीक है, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो स्वर कहलाते हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में पहले स्वरों की संख्या 14 थी। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में पहले कितनी संख्या थी? 14 थी। ठीक है, कौन कौन से थे वो? तो आपका दे रखा अ, आ, ई, उ, री, ल, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, अब ये कह रहा है कि री और ल एवं ल को क्या कह रहा है? री और ल एवं ल दोनों का प्रयोग अब नहीं होता है। री और री का प्रयोग क्या है? अब नहीं होता है। इस प्रकार अब वर्णमाला में वर्णों की संख्या घटकर कितनी कर दी गई है? घटकर 11 कर दी गई है। ठीक है, स्वर की मात्राएं कौन कौन सी होती हैं? तो स्वर की मात्राएं अ छोटा है, बड़ा आ के लिए हम ये वाली मात्रा प्रयोग करते हैं, ई के लिए ये वाली मात्रा हो गई है, बड़ी ई की ये मात्रा लगती है। ठीक है, छोटे ऊ के लिए ये है, बड़े ऊ के लिए है, री की ये वाली लगती है। ठीक, ए के लिए है, आए के लिए है, ओ के लिए, औ के लिए है। ठीक है, तो स्वर मात्राएं जिनको हम कहते हैं कि स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और व्यंजन जो होते हैं वो हमारे स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग किसे कहते हैं? तो अनुस्वार किसे कहते हैं इस चीज को हम देखते हैं और पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पॉइंट आ जाता है जिसके लिए हम कहेंगे अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? तो आपने देखा है जो हम अंग पढ़ते हैं, अंग पढ़ते हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या बन जाते हैं? अंग आएगा। और अनुनासिक के लिए हम पढ़ेंगे जिसमें चंद्र बिंदु आ जाता है, जिसमें क्या आ जाता है? चंद्र बिंदु आ जाता है। इसके लिए सिर्फ बिंदी यानी अंग और ये चंद्र बिंदु लगेगा, इसको चंद्र बिंदु वाला कहते हैं अनुनासिक को। तो अनुस्वार में अंग की बिंदी लगती है, अनुनासिक में चंद्र बिंदु लगता है और विसर्ग में हम प्रयोग करते हैं अंगह वाला। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। ठीक है बच्चों, चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अभी मैंने बताया बस वही चीज है, मौखिक रूप से स्वरों की संख्या। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे स्वर, तो मौखिक रूप से इनकी संख्या 11 होती है, लिखित रूप से इनकी संख्या 13 होती है और अगर मात्रा के आधार पे बात की जाए तो ये 10 होते हैं। ठीक है, मात्रा के आधार पे बात की जाए तो इनकी संख्या 10 होती है, या कह सकते हैं कि मूल स्वरों की बात की जाए मूल स्वर 10 होते हैं। ठीक है, मौखिक 11 और लिखित 13 होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, देखते हैं स्वर के प्रकार। स्वर के प्रकार, तो स्वर के कितने प्रकार होते हैं? स्वर के कितने प्रकार होते हैं? तो स्वर के 3 प्रकार होते हैं। पहला हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। कौन सा? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब बच्चों हम ये जानेंगे कि हर्ष स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं और प्लुत स्वर किसे कहते हैं। ठीक बच्चों, हर्ष स्वर किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है, ठीक है, वो वर्ण क्या कहलाते हैं? वो स्वर कहलाते हैं। जैसे जैसे आ, ई, उ और री। ठीक है, ये हो जाते हैं। तो आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि हर्ष स्वर, तो आप बता देंगे आ, ई, उ, री। ठीक, चलिए बढ़ते हैं
दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों के उच्चारण में क्या कह देंगे, जिन वर्णों के उच्चारण में हर्ष स्वर से अधिक समय लगता है। ठीक है, उच्चारण में हर्ष स्वर से अधिक समय लगता है, उन्हें क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर। या कह सकते हैं दुगुना समय लगे, 2 गुना, हर्ष स्वर के 2 गुना समय लगे तो वो दीर्घ स्वर होते हैं। अब इसमें क्या आ जाएगा? वही बड़े वाले आ जाएंगे, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, आ। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। इसके बाद आते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों के उच्चारण में हर्ष स्वर का 3 गुना समय लगता है। ठीक है, 3 गुना समय लगता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? जिनके उच्चारण में तिगुना या 3 गुना समय लगता है। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में तिगुना या कहें हर्ष स्वर का 3 गुना समय लगता है, उसे हम क्या कहेंगे? प्लुत स्वर कहेंगे। ठीक है, जैसे कह सकते हैं हम किसी वर्ण को, इनका प्रयोग नाटक या संवादों में किया जाता है और नॉर्मल इनका प्रयोग नहीं होता है, या फिर कहें किसी को बुलाने के लिए किया जाता है। जैसे हम कहने लगे राम, ठीक, तो ऐसे भी लिखा हो, यानी कि राम को खींच के बोला है, किसी को बोला जाता है। या कह सकते हैं रा कर दिया और ये रहा, यानी लंबे समय में हमने अपना नाम बोला राम, ऐसे करके जहां शब्दों को खींच कर बोला जाता है वही प्लुत स्वर कहलाता है। ठीक है, चलिए इसके लिए आप ये चीज ध्यान रखेंगे, इनको ना द्विमात्रिक कहते हैं। दीर्घ वर्ण जो होते हैं द्विमात्रिक वर्ण भी नहीं कहते हैं। ठीक है, क्योंकि सभी पे मात्राएं लगी हुई हैं, तो ये सभी हमारे द्विमात्रिक वर्ण होते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ण की तरफ बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं स्वर। अभी हमने स्वर के भेद पढ़े, अब वो कहता है कि स्वर जो है हमारे, वो जीभ के आधार पे उनका उच्चारण किस जगह से होता है। तो जीभ के आधार पर स्वरों का, ठीक है, तो जीभ के प्रयोग में 3 प्रकार के होते हैं। जीभ के प्रयोग से हमारे जो स्वर हैं वो कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। ठीक है, या कह सकते हैं कि इनका उच्चारण 3 स्थान से होता है। हमारी जो जिह्वा होती है, उस जिह्वा से जो वर्णों का उच्चारण होता है वो 3 स्थानों से होता है। पहला अग्रभाग से, दूसरा मध्य भाग से और तीसरा पश्चिम भाग से। ठीक है, अग्र, मध्य और पश्चिम। ठीक है, तो जीभ के आधार पे हमें अपने वर्णों के पॉइंट बताने हैं, तो कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा अग्र स्वर। जीभ के अग्र भाग से बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? अग्र स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के अग्र भाग से होता है। ठीक, अब वो कौन कौन से होते हैं? तो हमारा होता है ई, ए, ठीक, बोल के देख लीजिए, ये हमारे कहाँ है? जीभ के जो अगला हिस्सा होता है। जैसे ये जीभ है, तो जीभ के अग्र भाग से इन वर्णों का उच्चारण किया जाता है। ठीक है, आते हैं मध्य स्वर। तो जीभ का जो ये बीच वाला हिस्सा होता है मध्य, तो जीभ का मध्य भाग में काम आता है। जीभ का मध्य भाग काम आता है कहाँ? जब हम आ का उच्चारण करते हैं, अ का उच्चारण करते हैं, तो इसमें जीभा का हमारा मध्य भाग काम आता है, ये वाला। ठीक है, अब आते हैं पश्य स्वर। तो वही है जहां जीभ के पिछले हिस्से से, पीछे के भाग से वर्णों का उच्चारण किया जाता है, वो हमारा क्या कहलाएगा? पश्य स्वर कहलाएगा। ठीक है, जीभ
के पश्य भाग से उच्चारित वर्ण। ठीक है, तो जो हमारे वर्ण जीभ के पिछले हिस्से से उच्चारित होते हैं उन्हें हम पश्य स्वर कहते हैं। वर्ण कौन कौन से हैं? आ, आपने देखा होगा जिनकी जिह्वा आगे काम नहीं करती है या गूंगे लोग होते हैं वो भी आ बोल लेते हैं, क्योंकि ये जिह्वा से नहीं अंदर के हिस्से से आ निकलता है। ठीक है, आ, उ, छोटा उ बड़ा दोनों आएंगे, ओ, औ और ऑल। ठीक, ये आप ध्यान रखेंगे। तो वर्ण पूछता है अग्र ई जो है आपकी कौन सा स्वर है, तो अग्र स्वर यानी जिह्वा के अगले भाग से। मध्य स्वर पूछे तो छोटा आ है, पश्य स्वर पूछे तो उसके अंतर्गत ये वाले पॉइंट आ जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मुख द्वार, तो वो हमारे स्वर कैसे थे? जो जिह्वा के आधार पे थे, और जिह्वा के आधार पे जो वर्ण उच्चारित हो रहे थे उस जिह्वा के कौन से हिस्से से उच्चारित हो रहे थे। अब बढ़ते हैं मुख द्वार, यानी कि मुख के खुलने के आधार से। मुख ये ठीक है, ये हो गया। मुख द्वार खुलने के आधार से कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार। यानी कि मुख द्वार या मुख का जो आकार बनता है यानी कि गोल आकार बन जाता है। ठीक है, या लगभग हम बंद मुंह से कुछ वर्णों का उच्चारण कर लेते हैं या कम मुंह खोलना पड़ता है, वही। तो उनके जो आधार है वो 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? पहला आता है आपका विवृत, दूसरा है अर्धविवृत, तीसरा है संवृत और चौथा है अर्धसंवृत। ठीक, इसके अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं तो देखते हैं। विवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुल जाता है। विवृत यानी वृत्त का आकार ले लेता है। विवृत यानी क्या है? वृत्त वाला आकार ले लेता है। ठीक, उनको हम विवृत कहते हैं। ये आप पहचान के लिए आप ध्यान रखें, याद करने में आसानी होगी आप लोगों को। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उसे वो कौन सा वर्ण होता? आ बोल के देखना, पूरा मुंह खुलेगा। डॉक्टर के पास जाते हैं ना, दांत दिखाइए, मुंह खोलिए तो आ। अर्धविवृत का मतलब होता है कि मुंह तो खुलेगा लेकिन पूरा नहीं खुलेगा, छोटा वृत्त बनेगा, यानी कि छोटा आ से काम चल जाना है। ठीक, कह सकते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुला हुआ होता है, ठीक है, उनके लिए आ, ए, ओ और औल वाला। ठीक है, ये वाले वर्ण आपके अर्धविवृत के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं संवृत की। संवृत का मतलब क्या है कि लगभग बंद रहता है। क्या? लगभग मुख जो है वो बंद रहता है। लगभग मुख बंद रहता है। जैसे संवृत में ई, 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 उ, ऊ। ठीक है, ई, ई, उ, ऊ। ये क्या है? ये संवृत वर्ण है। इनमें मुख क्या है? लगभग बंद रहता है। बात करते हैं अर्धसंवृत की। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा बंद रहता है। संवृत में लगभग बंद रहता है, अर्धसंवृत में आधा बंद रहता है। ठीक है, क्या है? ए, ओ, ए, ओ। ठीक, बस यही आपको ध्यान रखने हैं। विवृत में आपका बड़ा आएगा, अर्धविवृत में अ, ए, औ और संवृत में ई, उ, ऊ। ठीक है, अर्धसंवृत में आपका ए, औ। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यह आपका मैंने बना दिया है पूरा, इस ग्राफ के अंतर्गत आप इसको देख लेंगे। ठीक है, ये आपका पॉइंट दे रखा है, ये जिह्वा का मध्य हिस्सा है। ठीक, ये जिह्वा का मध्य है। जीभ की स्थिति दिखाई गई है, ये जीभ का अग्रभाग है। ठीक,
ये जीभ का मध्य है, मध्य, और ये जीभ का पश्य हिस्सा है। ठीक है, अब ये इसमें आप देख लेना, इसमें दोनों चीजें बताई गई हैं। अगर पूछे जीभ के अग्रभाग से बोले जाने वाले स्वर तो ई ए, ठीक। मध्य से तो आ। पश्य स्वर कौन से पूछे जाएंगे, तो आपसे पूछे पश्य स्वर बताइए तो उ ओ और आ। ठीक है, ये पश्य होते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें बताया गया है वही हमारा अभी हमने पढ़ा था, जीभ के ऊपर उठने की स्थिति। तो ये बनाई गई है, ये आपकी जिह्वा है, ये संवृत और अर्ध संवृत के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसमें जो पॉइंट लिखा है वो ध्यान देंगे। अभी हमने पढ़ा था कि विवृत, जिसमें मुख पूरा वृत्त के आकार का रहता है, और ये वर्ण होता है आ। ठीक, दोनों चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, आप इसमें से आपको आसानी होगी। अर्धविवृत के लिए बताया है, अर्धविवृत जिसमें मुख आधा बंद रहता है, तो उसके लिए है ए और औ। ठीक, ठीक है, ये अर्ध संवृत और ये रहा आपका संवृत। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब आ जाते हैं, अभी हमने जिह्वा का पढ़ा था, मुख का पढ़ा था। अब ओष्ठ के आधार पे देख लेंगे, दो प्रकार से वर्णों का उच्चारण होता है। ठीक, जिसमें होता है वृत्तमुखी यानी कि वृत्त से, और अवृत्तमुखी यानी कि जहां मुख वृत्त का आकार ना ले, अवृत्त। ठीक, तो देखते हैं अवृत्तमुखी, जिनके उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, वो कौन से वर्ण हैं, तो वो हैं हमारे अ आ ई ए। ठीक है, वृत्तमुखी जहां वृत्त बन जाएगा, उ ओ और बना। ठीक है, तो ये वर्ण आपके वृत्तमुखी और ये आपके अवृत्तमुखी। तो आप ध्यान रखेंगे, ये आपके अवृत्त में आ जाएगा और ये आपके वृत्त में आ जाएगा। ये ओष्ठ के आधार पे है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब आता है पॉइंट हमारा कि हवा का नाक या मुख से निकलना। हवा का नाक या मुख से निकलना यानी कि जिन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं, उच्चारण करते वक्त हमारे जो वर्ण हैं उन वर्णों का उच्चारण करने से हवा नाक से और मुख से निकलती है। तो किन वर्णों में नाक के द्वारा निकलती है, किन वर्णों में मुख के द्वारा निकलती है, किन वर्णों में दोनों के द्वारा निकलती है, तो ये चीजें हम जानेंगे। तो इसके आधार पे हम आते हैं पॉइंट पे, जिसे कहते हैं निर्नुनासिक वर्ण। निर्नुनासिक वर्ण या मौखिक वर्ण या मौखिक स्वर कह देंगे। ठीक है, निर्नुनासिक या मौखिक, जिसका पॉइंट बनता है कि मौखिक स्वर होते हैं, यानी मुख के द्वारा जिनसे हवा निकलती है, और उसका ही दूसरा नाम होता है निर्नुनासिक। ठीक है, यानी जो नाक से नहीं बोले जाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख से निकलती है वो कौन कौन से वर्ण होते हैं, तो आ ई आदि, ये हमारे क्या होते हैं, मौखिक स्वर होते हैं। अनुनासिक, अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं, तो जिनमें हवा मुख और नाक से निकलती है, यानी दोनों से निकलेगी, उन्हें अनुनासिक बोला जाता है। ठीक है, जिनमें से हवा मुख और नाक से निकलती है, यानी जिन वर्णों के उच्चारण करते वक्त हवा नाक और मुख दोनों जगह से निकलती है, वो कौन से वर्ण होते हैं, अनुनासिक वर्ण होते हैं। और कौन सा होता है, अंग वाला होता है, जिनके अंतर्गत चंद्र बिंदु लगाया जाता है। ठीक है, जैसे शब्द बनता है हमारा हंसना। ठीक, क्या बनता है, हंसना बनता है। शब्द बनता है धुआं, धुआं। ठीक है, चांद। तो ये जो शब्द हैं, आ है, चांद है, तो ये सब क्या है, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख और नाक दोनों से निकलती है। ठीक, अब आते हैं नासिक के वर्ण। नासिक के वर्ण उन्हें कहते हैं जिनका उच्चारण नाक से होता है। कह सकते हैं कि जिनके उच्चारण करते समय हवा नाक के द्वारा बाहर निकलती है,
उन वर्णों को क्या कहते हैं, नासिके वर्ण कहते हैं। और वो वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो न म कह सकते हैं, अण, ञ, न, म। ठीक है, ये सभी क्या कहलाते हैं, ये सभी नासिक के वर्ण कहलाते हैं। तो आप देख लेंगे मौखिक स्वर। दूसरा पॉइंट कहते हैं निम्नुनासिक, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इसका ध्यान रखेंगे। अनुनासिक स्वर कौन से कहलाते हैं, जिनमें हवा मुख और नाक दोनों से निकलती है। और नासिक के वर्ण उन्हें बोलते हैं जिनके उच्चारण में हवा नाक के द्वारा निकलती है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब पॉइंट है हमारे व्यंजन। अच्छा, तो ये हम आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक आप अपने स्वरों का अभ्यास करते रहिए। ठीक है, स्वरों का ही अभ्यास करते रहिए और नेक्स्ट वीडियो लेके तुरंत उपस्थित होंगे। अब के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।